नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री में रिया के खिलाफ ईडी को अहम सुराघात लगे हैं। सोमवार को रिया से दोबारा पूछताछ की जाएगी, जबकि उनके भाई शौविक से ईडी ने 18 घंटे तक पूछताछ की है। रिया और सुशांत के कॉमन दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी सोमवार को ईडी पूछताछ कर सकती है और इस तरह से एक दूसरे से कड़ियां जोड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत की मौत मिस्ट्री का राज खुलने वाला है। रिया की सच्चाई सामने आने वाली है। भाई शौविक की मौज के दिन खत्म हुए। अब बॉलीवुड गैंग का भांडा फूटने वाला है। शुक्रवार को करीब 8 घंटे तक ईडी ने रिया चक्रवर्ती से वित्तीय हेराफेरी पर सवाल किए थे। इसके बाद बारी आई उनके भाई शौविक की, जिनसे मुंबई में ईडी ने 18 घंटे पूछताछ की। अब सोमवार को फिर रिया का नंबर है। सूत्रों के मुताबिक पहली पूछताछ में रिया ने कुछ जवाब दिए थे और कुछ को टाल दिया था, लेकिन शौविक से पूछताछ के बाद जब सोमवार को रिया फिर ईडी के सामने होंगी तो इस बार सवाल भी टेढ़े मेढ़े होंगे और टालना भी मुश्किल होगा। रिया चक्रवर्ती की सबसे बड़ी उलझन उस एफडी को लेकर है जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बड़ी बहन के नाम कराई थी। जांच एजेंसी को पता चला है कि इस एफडी में 2.5 करोड़ रुपए की सेंधमारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। उस फेहरिस्त के रास्ते ये पता चलेगा कि रुपयों के हेरफेर का खेल रिश्तों के हेरफेर तक कैसे और कब तब्दील हुआ, क्योंकि बात 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये 2.5 करोड़ रुपए का एक नया मामला आया। और इसके साथ ही ये भी खुलासा होगा, तार वहां तक जाएंगे जहां से ये पता चलता है कि आखिर रिश्तों की दुरभिसंधियों ने कैसे सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने पर उकसाया, मजबूर किया। आरोप है कि मार्च में रिया की मदद से ये रकम 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खातों में ट्रांसफर की गई। हालांकि सुशांत के सीए संदीप श्रीधर ने जांच एजेंसी को बताया है कि 2 करोड़ 78 लाख रुपए जीएसटी और इनकम टैक्स भरने के लिए दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक अब तक रिया और शौविक से पूछताछ में ईडी को अहम इतना पता चल गया है कि कुछ न कुछ दाल में काला है और दोनों भाई बहन कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। सुशांत का परिवार भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत की कमाई को न सिर्फ उड़ाया बल्कि उसका बेजा इस्तेमाल भी किया। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। तो उस बेसिस पे, और चूंकि ऑलरेडी हम लोग को मालूम था पहले ही 4 दिन में जब मिली सुशांत से अपने भाई के बर्थडे पार्टी का पेमेंट उसने सुशांत के क्रेडिट कार्ड से दिया, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग को शुरू से मालूम थी। तो हमने कहा कि इसका एंगल डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो पैसा इतना, आफ्टर ऑल सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। तो जब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इतना तो ज़्यादा खर्च करना किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। कोई सोने का बिस्किट तो खा नहीं सकता। ईडी के सवालों में अटकी रिया ने सुशांत के व्हाट्सएप मीडिया में लीक कर इमोशनल कार्ड खेला है और ये बताने की कोशिश की है कि सुशांत उनके करीब था। रिया ये भी साबित करने में लगी है कि सुशांत का झगड़ा उसकी बहनों से था। रिया ने व्हाट्सएप किया था, हाय मेरा बेबी कैसा है। जवाब में सुशांत ने लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वही बात जिसे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आता है कि जब सुशांत की मौत के बाद रिया ने सीबीआई जांच की मांग की थी, तो अब उन्हें सीबीआई का डर क्यों सता रहा है। अब निगाहें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस मामले में अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली से संजय शर्मा और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने सुशांत केस में उनके परिवार को घसीट लिया है। राउत ने सवाल उठाया कि सुशांत अपने पिता से मिलने कितनी बार पटना गए थे। शिवसेना ने सीबीआई जांच को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया है।
सुशांत सिंह राजपूत केस में एक तरफ जहां ईडी का शिकंजा रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर कस रहा, वहीं शिवसेना सीबीआई जांच को उद्धव सरकार के खिलाफ साजिश बता रही है। इस साजिश का आरोप लगाते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि सुशांत और उनके पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच अब सामने आएगा। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस सच सामने लाएगी। हालांकि उन्होंने ये राज नहीं खोला कि वो किस सच की बात कर रहे हैं और उसका सुशांत की मौत से क्या कनेक्शन है। वहीं सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा कि सीबीआई जांच से घबराहट उन्हें है जो कुछ छिपाना चाहते हैं। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई जांच का विषय है और जांच करने के बाद जो एविडेंस मिलता है उस पर ही कार्रवाई हो। हम लोग यही चाहते हैं और शुरू के दिनों से भी बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि जो भी आरोप जहां भी लगता है जांच का विषय है। अब सीबीआई जांच करेगी तो और सबसे ज्यादा हम समझते हैं बातें सामने आएगी, तो जांच से किसी को घबराना नहीं चाहिए। घबरा वही रहे जो जिनमें कहीं न कहीं दोष है। संजय राउत ने सामना में लंबा चौड़ा लेख लिखा है। उसका शीर्षक है एक सुशांत बाकी अशांत, एक खुदकुशी की राजनीति। इसमें उन्होंने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बीजेपी कार्यकर्ता बता दिया। बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? वहीं इस जवाब में बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा कि कानून को क्वारंटीन क्यों किया। उसके जो कानून को क्वारंटाइन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। वहाँ न्यायालय है और संविधान का न्यायालय है। वो आपसे सवाल पूछेगा कि कानून को क्वारंटाइन कर रहे थे, यूडी केस दर्ज कर रहे थे। बेचैन नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को, बल्कि सच है कि सत्य की जीत होगी, यह तय है। इस सियासी तकरार में शिवसेना ने सुशांत के परिवार को घसीट लिया है। इससे पहले भी कुछ व्हाट्सएप चैट के जरिए सुशांत को रिया के करीब और अपने परिवार से दूर करने के आरोप लगे थे। सुशांत के परिवार को उम्मीद है कि इन सब की सच्चाई सीबीआई जांच में सामने आएगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सीबीआई जांच का विरोध किया है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। शिवसेना नेता संजय राउत के आरोपों पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन भर निष्ठापूर्वक काम किया है। सुशांत सिंह के लिए न्याय की लड़ाई भी ईमानदारी से लड़ेंगे। उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम आदमी की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब देना उचित नहीं है। हिफाजत हर किसी की मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी की ओर से यह ट्वीट किया गया है। आपको बता दें, जब से बिहार पुलिस इस पूरे मामले से जुड़ी है, तब से लेकर अब तक डीजीपी का सुशांत मामले को लेकर यह 10वां ट्वीट है जिसमें उन्होंने अपनी ईमानदारी की भी बात कही और सुशांत को न्याय दिलाने के प्रति भी अपनी निष्ठा जाहिर की। इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत का 9 अप्रैल 2019 का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो मुंबई में उनके बांद्रा वाले घर का है, जहां नासिक के त्रयंबकेश्वर से आए 13 पंडितों ने रुद्राभिषेक और काल सर्प दोष की पूजा कराई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज तक संवाददाता श्रुति बणराजात्या ने पूजा कराने वाले पंडित नारायण शास्त्री से बातचीत की है। नारायण शास्त्री का कहना है कि सुशांत पूरे मन से पूजा में शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि इसमें उनकी बहन प्रियंका और जीजा भी शामिल थे। पंडित जी ने यह भी खास तौर पर कहा कि सुशांत बेहद खुशमिजाज इंसान थे और ये सोचा नहीं जा सकता कि ऐसा इंसान खुदकुशी कर सकता है। पंडित नारायण शास्त्री से हम आपको संवाददाता श्रुति बणराजात्या से हुई बातचीत सुनाते हैं। आप कब गए थे पूजा करवाने, कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे।
अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या हम कुछ जानते नहीं है। अच्छा, कितने घंटे की थी आपकी पूजा? ये पूजा हमारी पकड़ लीजिए 10 बजे से मतलब 4-5 घंटा पकड़ लीजिए। अच्छा, तो आपने एक ही पूजा कराई है, उसके अलावा और भी पूजा करवाई है सुशांत के यहाँ? एक ही पूजा कराई है। ओके, और कोई दोष वोष सुशांत को था जो जिसके कारण हुई ये पूजा? नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई दोष नहीं था, केवल शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ था, इतना जानकारी है। अच्छा, ओके, तो कैसी रही पूजा और जब सुशांत से आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई? बातें कुछ नहीं हुई, उन्होंने पूजा के बीच में किसी प्रकार की हम लोग कोई बातें नहीं करते हैं, है ना। नहीं, वो तो पूजा के बीच में नहीं करते हैं, लेकिन पूजा के स्टार्ट होने के पहले और बाद में तो होती है ना। पहले कोई बात नहीं ना, अंतिम में बात, केवल पूजा हुई, प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया, पूजा से खुश हो गए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया उन्होंने, है ना, अपने हाथ से ब्राह्मणों को भोजन करवाया, और पूजा से वो प्रसन्न थे। सो आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। जी। सुशांत को जानने वाले जितने भी लोग हैं एक सुर से यही कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि सुशांत इस तरह का कदम उठा सकते हैं। इसी वजह से सभी इस पूरे मामले पर कई सवालों को खड़ा कर रहे हैं। सुशांत मामले पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी के पास राम है तो अब सपा और बीएसपी ने भगवान परशुराम का दामन थामा है। अखिलेश यादव और मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव में 11% ब्राह्मण वोट पर सेंध लगाने के लिए परशुराम को राजनीति के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया है। सियासत में फंसे परमवीर परशुराम भगवान। अखिलेश और मायावती का ब्राह्मण कार्ड, – 2022 के चुनाव में परशुराम के नाम पर दंगल। यूपी में 2 साल बाद चुनाव है, लिहाजा जातीय समीकरण साधने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। इस बार सियासी संग्राम में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने परशुराम भगवान को राजनीति के केंद्र में उतार दिया है। दोनों ही पार्टियां परशुराम के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहती हैं। पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई जाएंगी। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि अगर 2022 में उन्हें सत्ता मिली तो परशुराम भगवान की मूर्ति भी बनेगी। अस्पताल और पार्कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। यूपी में 10% ब्राह्मण वोटर हैं, लेकिन अगर एसपी और बीएसपी को एक मुश्त मिल जाए तो सत्ता में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लिहाजा बुआ ने भतीजे पर भी प्रहार करने में देर नहीं लगाई। खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। उधर बीजेपी ने बीएसपी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन 2 साल बाद सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चलेगा या फिर विकास और राष्ट्रवाद का, ये देखने वाली बात होगी। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन जातीय गोलबंदी के कवायद अभी से पार्टियों की ओर से शुरू की जा चुकी है। फिलहाल ब्राह्मणों की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आखिर क्या वजह है कि मायावती और अखिलेश यादव ब्राह्मण को अपने पाले में लाने की कर रहे हैं कोशिश। उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मण है, हम आपको दिखाएंगे इस बड़ी सी स्क्रीन पर। यूपी में ब्राह्मण वोट पर चुनावी नजर कैसे ही बनी हुई है। परशुराम को एसपी बीएसपी का प्रणाम।
11% ब्राह्मण वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मण वोट 80% तक मिला था। 80% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, प्रचंड जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मण वोट 80% तक गया था। अपर कास्ट वोट 80% तक ब्राह्मणों का वोट मिला था। 2017 में आपको बताते चले 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जबकि कुल एनडीए के खाते में 325 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम वोट बैंक उसका माना जाता है, यादव 9% है, जबकि बीएसपी दलित वोट बैंक को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करती है मायावती, तकरीबन 22%। 2007 में मायावती ने जीत हासिल की थी, ब्राह्मणों ने तब मायावती को वोट किया था। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी और 2017 में शानदार तरीके से 325 सीटों के साथ एनडीए काबिज हुई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड लहर में अपनी सरकार बनाई और अब ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश यहां पर एसपी बीएसपी इन दोनों ही पार्टियों की। उधर यूपी पुलिस ने रविवार की सुबह बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी कुख्यात शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि उसके 4 साथी मौके से भाग निकले। शूटर राकेश पांडे की बीजेपी विधायक के 15 साल पुराने हत्याकांड में तलाश थी। कानपुर कांड में किरकिरी के बाद यूपी पुलिस अब एक्शन में है। लखनऊ के सरोजनी नगर में ठीक इसी जगह एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर राकेश उर्फ हनुमान पांडे को गोलियों से छलनी कर दिया। अपने साथियों के साथ 1 लाख के इनामी राकेश पांडे के लखनऊ कानपुर हाईवे से गुजरने की खबर के बाद पुलिस ने उसे घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग के कुछ ही मिनटों बाद राकेश ढेर हो गया। सूचना मिल रही थी बनारस एसटीएफ बनारस यूनिट को कि इस बदमाश की, और यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश द्वारा गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है। पुलिस को राकेश की तलाश 2005 के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी थी। राकेश के साथ उसके 4 साथी भी इस इनोवा में सवार थे, लेकिन वो भाग निकले। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के बाद फरार चल रहे कुख्यात अपराधी हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे को आज एसटीएफ टीम ने लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। हम इस वक्त लखनऊ के सरोजी नगर इलाके में मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर आज सुबह मुठभेड़ हुई। एसटीएफ टीम के मुताबिक हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे, जो कि इनामी बदमाश है, मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था। राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे पर कई संगीन वारदातों का इल्जाम था। इनमें सबसे अहम विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड था। मऊ के डबल मर्डर में भी वो मुख्तार के साथ आरोपी था। लखनऊ समेत आसपास के 4 जिलों में उसका आतंक था। उस पर मर्डर से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक के कई केस थे। मुख्तार अंसारी के साथ वो मुन्ना बजरंगी का करीबी था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद उसका कद बढ़ गया था। इसके बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे उर्फ हनुमान ही बड़ा शूटर बन गया था। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी था। राजधानी सहित अन्य जनपदों में हत्या जैसे संगीन अपराधों में भी शामिल रहा है। यूपी में कई बड़े बाहुबलियों का आतंक है। इन पर अब यूपी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक। उधर 14 अगस्त की तारीख करीब आते ही राजस्थान का सियासी ड्रामा नए मोड़ लेने लगा है। बीजेपी ने अपने 6 विधायकों को गुजरात भेज दिया है। उन्हें आज सुबह एक नए ठिकाने पर ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि वो 14 तारीख से शुरू होने वाले सत्र में बहुमत साबित कर देंगे। राजस्थान में अपनी सरकार बचाने की जुगत में भिड़े अशोक गहलोत 2 दिन बाद एक बार फिर जैसलमेर पहुंचे। इसी रिसोर्ट में कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राजस्थान से अपने 6 विधायकों को गुजरात भेज दिया है।
अशोक गहलोत का दावा है कि बीजेपी में फूट पड़ गई है। इस वजह से ही वो अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने हम देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साथ रुकना पड़ा। पर बीजेपी के विधायकों की इस बार चिंता है, वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं 3-4 जगह पर, वो भी चुन करके, उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी के 6 विधायकों को आज सुबह सोमनाथ से सासनगिर रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया। इससे पहले इन विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से पोरबंदर लाया गया था, जहां से सड़क के रास्ते ये सोमनाथ पहुंचे थे। बीजेपी विधायकों का दावा है कि गहलोत सरकार गिर जाएगी और बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेगी। सर, सोमनाथ से जो पूरे देश का परिवर्तन होता है, आप क्या कहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी सोमनाथ? बिल्कुल 100% बनेगी। कांग्रेस के अंदर खुद के अंदर फूट पड़ी हुई है, उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है और उनकी खुद ही वो अपनी सरकार को खुद ही करवा रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद गहलोत सरकार पर संकट छाया हुआ है। पायलट समेत 19 बागी विधायकों ने गुरुग्राम में डेरा डाल रखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि आखिर में जीत उनकी ही होगी। कि हमारी लड़ाई जो है ये खाली सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र जो इनका है, उसके खिलाफ तो संघर्ष ही है और विजय हमारी होगी, क्योंकि प्रदेशवासी हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश के घर के अंदर चर्चाएं हैं, ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है। 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। गहलोत सरकार बहुमत साबित कर अगले 6 महीने के लिए निश्चिंत होना चाहती है। पायलट गुट सत्र में शामिल होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। दूसरी तरफ 11 अगस्त को बीजेपी और आरएलपी की जयपुर में बैठक होने वाली है। जैसलमेर से विमल भाटिया और अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत आज किसानों के खाते में ट्रांसफर की रकम 17 करोड़ रुपए उनकी ओर से ट्रांसफर किए गए। 8 करोड़ 55 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला। पीएम किसान योजना का लाभ जिसका इंतजार भी किया जा रहा था, बटन दबाते ही खाते में रकम ट्रांसफर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थी किसानों से बातचीत भी कर रहे थे, उनकी ओर से संवाद कायम किया गया, उन लोगों की दिक्कतें सुनी गई। कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम प्रगतिशील किसानों से उन्होंने बातचीत की। 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा किसान के पास चला गया। कहा जा रहा है 8.5 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं प्रकृति का प्रकोप देश के ज्यादातर हिस्सों में कैसे जारी है। मैदान से पहाड़ तक भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यूपी, बिहार में नेपाल से छोड़ा गया पानी मुसीबत का सबब बन गया है। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और शहर जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट जारी किया है। पर्यटन नगरी मसूरी को मौसम की नजर लग गई है। केम्प्टी फॉल अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से आया पानी केम्प्टी क्षेत्र में तबाही मचा रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद देहरादून की भी हालत खराब है। पहाड़ों से आया मलबा और पानी घरों में भर गया है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां मूसलाधार आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि लाखों की गाड़ियां पानी में समा गई। कोरोना और लॉकडाउन के चलते पर्यटन बंद होने से ट्रैवल एजेंसियों ने ये गाड़ियां कनखल के एक खाली प्लॉट में रखी थी, लेकिन बीती रात इतना पानी बरसा कि गाड़ियां डूब गई। बिहार में बागमती और कोसी के साथ साथ गंडक नदी ने तबाही मचा रखी है। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। शहर से लेकर गांव और खेत खलिहान तक सब पानी में डूबे हैं। लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और किसी तरह हाईवे पर दिन काट रहे हैं।
भगवान से ये दुआ कि जल्द से जल्द प्रकृति का ये प्रकोप खत्म हो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देश तक में बस इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिएगा अब देसी हथियारों से दुश्मनों का खात्मा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।